दोस्तों, राजस्थान के उबलते और तपते रेगिस्तान में जमीन से 50 मीटर नीचे अचानक हिमालय का 10,000 साल पुराना बर्फीला पानी कैसे मिल गया। अंतरिक्ष से इसरो के रडार सैटेलाइट्स ने थार के मरुस्थल की रेत के ठीक नीचे ऐसा क्या देख लिया है जिसने रातों रात दुनिया भर के विदेशी भूवैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। वो कौन सा महाप्रोजेक्ट है जिसे लेकर के भारत सरकार जमीन के नीचे खामोशी से काम कर रही है? क्या 4000 साल पहले रेत में दफन हो चुकी वो अदृश्य शक्ति अब फिर से जिंदा होने वाली है? 4200 साल पहले उस मेघालयन एज के अंदर अचानक से आसमान और जमीन के बीच में ऐसा क्या खौफनाक हुआ था जिसने एक ही झटके के अंदर करोड़ों की आबादी वाली दुनिया की सबसे एडवांस सभ्यता को रेत के कब्रिस्तान में बदल दिया था। महाभारत में लिखी जिस बात को दुनिया के सो कोल्ड बुद्धिजीवी एक काल्पनिक कहानी मान करके मजाक उड़ा रहे थे, आज अचानक मॉडर्न न्यूक्लियर साइंस और आइसोटोप टेस्टिंग उसी बात को 100% सच क्यों मान रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो भारत के इतिहास, भूगोल और भविष्य तीनों को हमेशा के लिए बदल करके रख देगा। हम बात कर रहे हैं उस सरस्वती नदी की जिसे ऋग्वेद के अंदर अमितमे नदीतमे देवीतमे यानी कि सबसे महान माता, सबसे महान नदी और सबसे महान देवी कहा गया है। सदियों से हमें ये रटाया गया कि सरस्वती केवल एक मिथक है, एक कविता है, पंडितों और ऋषियों की कल्पना है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्राचीन भारतीयों को भूगोल का कोई ज्ञान ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, आज जब भारत अपने नेशनल कॉन्फिडेंस के चरम पर है तो हमारे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थानों ने सैटेलाइट इमेजनरी, आइसोटोप टेस्टिंग और जियोफिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए उन तमाम वेस्टर्न दावों को कूड़ेदान में डाल दिया है। इसरो, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और CSIR NGRI जैसी अग्रणी संस्थाओं के पास में इतना सॉलिड डेटा आ चुका है कि अब विदेशी यूनिवर्सिटीज को भी अपना सिलेबस बदलना पड़ रहा है। दोस्तों, हिमालय के ग्लेशियर से लेकर के हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कच्छ तक इस पूरी 1500 किलोमीटर लंबी नदी का एक एक इंच अब सैटेलाइट के ऊपर मैप हो चुका है और इस पूरे महाअन्वेषण की शुरुआत किसी इतिहासकार ने नहीं बल्कि भारत के स्पेस साइंटिस्टों ने की है। दोस्तों, अंतरिक्ष से धरती के नीचे छिपे रहस्यों को खोजने का काम इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद ने अपने हाथों में ले लिया है। नदियां जब सूख जाती हैं या अपना रास्ता बदल लेती हैं तो उनके पुराने सूखे हुए तल यानी कि रिवर बेड जमीन के नीचे दब जाते हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें पैलियो चैनल कहा जाता है। इसरो ने अपने सबसे एडवांस IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स खासतौर पर लिस-3 और अविप्स और माइक्रोवेव रडार इमेजनरी रीसेट का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आम कैमरे केवल सतह को देखते हैं लेकिन इसरो के माइक्रोवेव रडार ने थार के रेगिस्तान में सूखी रेत को चीर करके कई मीटर नीचे तक देखा है। सैटेलाइट तस्वीरों के अंदर हरियाणा से लेकर के राजस्थान के जैसलमेर और गुजरात के कच्छ तक एक स्पष्ट, चौड़ा और निरंतर चैनल दिखाई दिया है। दोस्तों, ये चैनल ठीक उसी जगह पर था जहां हजारों साल पहले लिखे गए हमारे वैदिक ग्रंथों के अंदर सरस्वती के बहने का सटीक अक्षांश और देशांतर वर्णित है। इसरो ने ये जानकारी आम जनता के लिए अपने भुवन पोर्टल के ऊपर सरस्वती पैलियो चैनल्स के एक पूरे डिजिटल एटलस के रूप में जारी कर दी है। ये भारत का दुनिया का एक खुला चैलेंज है कि आओ और हमारे सैटेलाइट डेटा को गलत साबित करके दिखाओ। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली सस्पेंस तब आता है जब इसरो के इस रडार मैप को लेकर के भारत के न्यूक्लियर वैज्ञानिक रेगिस्तान के अंदर उतरते हैं। नदी का रास्ता तो स्पेस से मिल गया था लेकिन सवाल ये है कि क्या उस सूखे रास्ते के नीचे आज भी पानी मौजूद है और अगर है तो वो पानी आया कहां से। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की टीम राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर उस जगह पहुंची जहां इसरो ने पैलियो चैनल के होने का दावा किया था।
50 डिग्री के उबलते तापमान वाले इस थार मरुस्थल में जब बोरवेल खोदे गए तो जमीन से महज 40 से 50 मीटर नीचे मीठे पानी का एक असीमित और विशाल भंडार फूट पड़ा। रेगिस्तान के बीचों बीच इतना मीठा पानी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन विज्ञान चमत्कारों पे नहीं चलता है, डेटा पर बात करता है। दोस्तों, बार्क के वैज्ञानिकों ने इस पानी के नमूनों को अपनी लैब्स के अंदर टेस्ट किया। उन्होंने इसका ट्रिटियम और कार्बन 14 आइसोटोप एनालिसिस किया। जब मशीन की स्क्रीन पर नतीजे आए तो लैब के अंदर बैठे वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। ये पानी कल या परसों की बारिश का नहीं था। इसकी उम्र लगभग 8400 से लेकर के 10,000 साल पुरानी निकली और सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस पानी का रासायनिक सिग्नेचर थार रेगिस्तान के किसी भी लोकल पानी से मैच नहीं कर रहा था। इसका सीधा मिलान हिमालय के ग्लेशियरों के पानी से हो रहा था। दोस्तों, इसका सीधा मतलब था कि 10,000 साल पहले हिमालय से एक विशालकाय जलधारा उफनती हुई इस रास्ते से गुजरी थी और आज भी उस महानदी का पानी रेत के नीचे मौजूद है। ये कोई टाइम मशीन नहीं थी, बल्कि प्रकृति का अपना एक टाइम कैप्सूल था जिसे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने डिकोड कर लिया था। इसके बाद में दोस्तों एंट्री होती है CSIR NGRI यानी कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB की। इन संस्थाओं ने इस पूरे इलाके के अंदर हेलीकॉप्टर आधारित जियोफिजिकल सर्वे लॉन्च किया। हेलीकॉप्टर के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स लगा करके जब इस सूखी हुई नदी के तल को स्कैन किया गया तो डेटा ने एक और धमाका किया। दोस्तों, ये पता चला कि नदी का ये प्राचीन तल कई जगहों के ऊपर 4 से लेकर के 10 किलोमीटर तक चौड़ा था। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, 10 किलोमीटर चौड़ी नदी। ये कोई छोटी मोटी बरसाती धारा नहीं थी, बल्कि ये आज की ब्रह्मपुत्र नदी जितनी विशाल और खूंखार जलधारा थी, जो अपने उफान पर पूरे उत्तर पश्चिम भारत को जीवन देती थी। हाल ही के अंदर दोस्तों घग्गर बेसिन की मिट्टी के पुराने और नए स्तरों की जांच के अंदर स्ट्रोंटियम और नियोडीमियम आइसोटोप का विश्लेषण किया गया। 8000 ईसा पूर्व से पहले की मिट्टी के अंदर हाई स्ट्रोंडियम रेशियो मिला है, जो साबित करता है कि ये मिट्टी सीधे हिमालय के कोर से कट करके आई थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप 2000 ईसा पूर्व की मिट्टी की लेयर पर आते हैं तो दोस्तों वो हिमालयन सिग्नेचर अचानक से गायब हो जाता है और उसकी जगह प्रायद्वीपीय भारत की लोकल मानसूनी मिट्टी के गुण मिलने लग जाते हैं। दोस्तों, ये इस बात का पत्थर की लकीर वाला सबूत है कि सरस्वती पहले सीधे हिमालय से जुड़ी थी और बाद में उसका वो कनेक्शन हमेशा के लिए कट हो गया। अब दोस्तों जरा इस नदी के पूरे ज्योग्राफिकल रूट को मैप करते हैं, क्योंकि यहीं से असली जियोपॉलिटिकल और हिस्टोरिकल गेम स्टार्ट होता है। दोस्तों, आज तक के लेटेस्ट मैपिंग डेटा के अनुसार सरस्वती नदी हिमालय के बंदर पूंछ ग्लेशियर के पास से निकलती थी, ठीक वहीं से जहां से आज यमुना निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और हरियाणा के आदि बद्री के रास्ते मैदानों से उतरती थी। वैदिक काल के अंदर सतलुज और यमुना ये दोनों ही सरस्वती की सहायक नदियां हुआ करती थी, जो अपना सारा पानी सरस्वती रिवर के अंदर डालती थी, जिससे ये एक महानदी का रूप ले लेती है। हरियाणा के अंदर ये आदि बद्री से शुरू होकर के कुरुक्षेत्र, पिहोवा, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा होते हुए बहती थी। आज हरियाणा में बहने वाली छोटी सी मौसमी नदी घग्गर वास्तव में उसी विशाल सरस्वती के प्राचीन तल में बहने वाली एक पतली सी धारा भर है। दोस्तों, सिरसा से आगे यह नदी राजस्थान के हनुमानगढ़, कालीबंगा, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए बीकानेर और जैसलमेर को पार करती थी। आज का थार मरुस्थल कभी एक हरा भरा उपजाऊ मैदान हुआ करता था। दोस्तों, जैसलमेर का लाठी सीरीज इलाका, जहां आज भी रेगिस्तान के बीच में मीठे पानी के कुएं मौजूद हैं, वो इसी नदी का अंडरग्राउंड हिस्सा है। राजस्थान से आगे ये गुजरात के कच्छ के अंदर एंटर करती है और अरब सागर में ये विलीन हो जाती है। उस टाइम पर दोस्तों कच्छ का रण कोई दलदल या फिर रेगिस्तान नहीं था, बल्कि एक गहरा समुद्र था। दोस्तों, यहां पर आपको समझना होगा कि इतिहास का सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ में कैसे हुआ।
अब तक दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जाता रहा है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। लेकिन दोस्तों, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI और दुनिया के टॉप पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने ब्रिटिश और वामपंथी इतिहासकारों के लिखे इतिहास को जड़ से उखाड़ फेंका। दोस्तों, हड़प्पा काल के अब तक खोजे गए 2600 से ज्यादा स्थानों में से लगभग 60 से 70% बस्तियां सिंधु नदी के किनारे पर नहीं बल्कि इसी सूखी हुई सरस्वती नदी के किनारे के ऊपर मिलती हैं। हरियाणा का राखीगढ़ आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना हड़प्पा कालीन शहर साबित हो चुका है। इसके अलावा फतेहाबाद का बनावली और राजस्थान का कालीबंगा, जहां दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत और अग्निकुंड मिले हैं, ये सब सरस्वती के किनारे बसे थे। गुजरात का धोलावीरा जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो दरअसल सरस्वती नदी के मुहाने पर बसा एक अत्यंत समृद्ध बंदरगाह शहर था। दोस्तों, जब 70% सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे थी तो इसे केवल सिंधु घाटी सभ्यता कहना एक ऐतिहासिक अन्याय और सोची समझी साजिश थी। आज ग्लोबल लेवल पर बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स के अंदर इसे आधिकारिक रूप से सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से मान्यता मिल रही है। ये केवल नाम का बदलाव नहीं है, ये भारत द्वारा अपने इतिहास का नेशनल नैरेटिव वापस छीनने की प्रोसेस है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर ये नदी इतनी विशाल थी तो फिर ये अचानक से गायब कैसे हो गई। तो दोस्तों, इसे लेकर के हमारे यहाँ अंधविश्वास और भ्रांतियां फैल गई कि नदी श्राप के कारण छिप गई या रहस्यमय तरीके से पाताल के अंदर चली गई। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आज भी अदृश्य सरस्वती की पूजा होती है, लेकिन विज्ञान के पास में इसका एकदम सटीक और खौफनाक जवाब भी मौजूद है। दोस्तों, नदी कभी जादू से गायब नहीं होती, बल्कि उसके सूखने के पीछे दो सबसे बड़े वैज्ञानिक कारण थे। पहला कारण था टेक्टोनिक हलचल और इतिहास का सबसे बड़ा नेचुरल मर्डर, जिसे भूवैज्ञानिक रिवर पिरेसी कहते हैं। दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण हिमालय और अरावली के क्षेत्रों के अंदर भारी भूगर्भीय भूकंप आए। वैज्ञानिकों ने दिल्ली, हरिद्वार, रिज और शिवालिक पहाड़ियों में बड़े टीयर फोल्ड्स खोजे हैं। दोस्तों, इन भूकंपों के कारण जमीन का एक बड़ा हिस्सा ऊपर उठ गया और दोस्तों, इस उठान के कारण सरस्वती को पानी देने वाली उसकी दोनों मुख्य सहायक नदियों का ढलान बदल गया। यमुना पूर्व की ओर मुड़ गई और जाकर के गंगा में मिल गई, जिससे गंगा अचानक एक विशाल नदी बन गई। दूसरी तरफ सतलुज पश्चिम की तरफ मुड़ गई और उसने अपना पानी सिंधु नदी को दे दिया। अपना मुख्य ग्लेशियर का स्रोत छिन जाने के बाद में सरस्वती केवल एक बारिश के पानी पर निर्भर मौसमी नदी बनकर के रह गई। दोस्तों, ये प्रकृति द्वारा किया गया एक क्रूर अपहरण था, जिसने एक पूरी सभ्यता की जीवन रेखा को काट दिया। इसके बाद में दोस्तों आता है दूसरा और सबसे जानलेवा कारण, जिसे आज की दुनिया क्लाइमेट चेंज कहती है। आज से लगभग 4200 साल पहले यानी कि 2200 BCE से लेकर के 1900 BCE के बीच में पूरी पृथ्वी पर एक भयानक और लंबा सूखा पड़ा था। भूविज्ञान में इस खौफनाक दौर को मेघालयन एज कहा जाता है। ग्लोबल लेवल के ऊपर मॉनसून का सिस्टम टूट गया, सैकड़ों सालों तक बारिश नामात्र की हुई, बचे हुए सूखे पानी का बहाव भी रुक गया। थार का इलाका तेजी से मरुस्थल के अंदर बदलने लग गया। पानी की कमी के कारण ये विशाल नदी जगह जगह से टूट करके छोटी छोटी झीलों के अंदर मच गई और अंततः उड़ती हुई रेत ने उसे अपने नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब पानी खत्म हुआ तो दुनिया की सबसे एडवांस सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों को अपने आलिशान पक्के घरों और विशाल नगरों को छोड़कर के यमुना गंगा के मैदानों और दक्षिण भारत की ओर पलायन करना पड़ गया। दोस्तों, ये मेघालयन युग आज की 21वीं सदी के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। ये साबित करता है कि प्रकृति के साथ में खिलवाड़ और क्लाइमेट चेंज कितने भयानक हो सकते हैं, जो चंद सदियों से पूरी की पूरी सभ्यता को रेत का कब्रिस्तान बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी केवल अतीत का रोना रोना नहीं है, ये कहानी है आज के नए भारत की, जो अपने अतीत की राख से अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है।
दोस्तों, आज की डेट तक भारत सरकार और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने सरस्वती नदी के इस पूरे पैलियो चैनल को एक महा प्रोजेक्ट के अंदर तब्दील कर दिया है। ये काम खामोशी से लेकिन बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से हो रहा है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने 2015 के अंदर ही हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि HSHDB की स्थापना कर दी थी। आज 2026 आते आते इस बोर्ड ने जमीन पर बहुत बड़े चमत्कार किए हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ऑन द सरस्वती रिवर CERSR की स्थापना की गई है, जो इस नदी के चैनल का बारीक जियो साइंटिफिक करेक्टराइजेशन कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर आदि बद्री के अंदर एक विशाल बांध बनाने का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। इस डैम का मुख्य उद्देश्य सोम नदी के पानी को रोक करके उसे सरस्वती के प्राचीन चैनल के अंदर मोड़ना है, ताकि कुरुक्षेत्र और पिहोवा तक सरस्वती की जलधारा को वर्ष भर यानी कि पेरेनियल रूप से फिर से प्रवाहित किया जा सके। राखीगढ़, कालीबंगा और आदि बद्री को जोड़ करके एक विशाल कल्चरल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट और रिसर्चर्स आकर के भारत के असली इतिहास को अपनी आंखों से देख सकें। अब दोस्तों, जरा इस खोज के पीछे की असली नेशनल स्ट्रैटेजी और जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार, इसरो, ONGC और DRDO जैसे टॉप टियर एजेंसीज केवल इतिहास की किताबों को सही करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे भारत की भविष्य की सिक्योरिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान काम कर रहा है। दुनिया जानती है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। पश्चिमी भारत, खासतौर पर राजस्थान, गुजरात और हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाटर क्राइसिस का सामना करता है। इसरो ने अपनी सैटेलाइट रिपोर्ट्स के अंदर सरकार को एक सॉलिड प्लान दिया है। जब बारिश होती है या बाढ़ आती है तो उस करोड़ों लीटर एडिशनल पानी को सरस्वती के इन पुराने सूखे हुए पैलियो चैनल्स के अंदर डाइवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक पुरानी नदी का तल है। इसके नीचे भारी मात्रा के अंदर रेत, बजरी और गोल पत्थर मौजूद हैं, जो एक विशालकाय स्पंज की तरह काम करते हैं। दोस्तों, ये पानी को बहुत तेजी से सोख करके अंडरग्राउंड एक्वीफर्स के अंदर भेज देते हैं, जहां पानी वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन से बच जाता है। दोस्तों, ये आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज भारत के गिरते हुए वाटर टेबल के लिए एक संजीवनी बूटी है। और बात सिर्फ पानी की नहीं है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC की एंट्री इस कहानी के अंदर एक नया थ्रिल पैदा कर रही है। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर बेसिन के अंदर ONGC जो डीप ड्रिलिंग कर रही है, वहां से केवल तेल ही नहीं निकल रहा है, बल्कि वहां प्राचीन नदी की तलछट और जीवाश्म मिल रहे हैं। दोस्तों, ये साबित करता है कि आज जहां रेगिस्तान है, वहां कभी विशाल नदियां बहती थी, जिन्होंने अपने साथ लाए गए बायोमास को जमीन में दबा दिया, जो लाखों सालों से दबाव के कारण आज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर तब्दील हो चुके हैं। सरस्वती नदी का ये पूरा बेसिन भारत के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी रिजर्व साबित हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का रोल भी सबसे क्रिटिकल है। राजस्थान सीमा के ऊपर चिलचिलाती धूप में तैनात हमारे BSF और आर्मी के जवानों के लिए पानी की सप्लाई लाइन हमेशा से एक बड़ा लॉजिस्टिक संकट रही है। दोस्तों, दुश्मन जानता है कि रेगिस्तान के अंदर सेना को रसद और पानी पहुंचाना कितना टिपिकल होता है, लेकिन दोस्तों अब DRDO ने इसरो और केंद्रीय भूजल बोर्ड के सटीक डेटा का इस्तेमाल करके बॉर्डर के बिल्कुल करीब थार के रेगिस्तान के बीचों बीच सरस्वती के इन्हीं पैलियो चैनल्स पर डीप ट्यूबवेल्स खोद डाले हैं। दोस्तों, इन कुओं से हजारों लीटर शुद्ध, मीठा और पीने लायक पानी लगातार बाहर निकल रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, ये भारत की मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। दुश्मन के इलाके के बिल्कुल करीब बिना लंबी सप्लाई लाइन के अपनी सेना को असीमित पानी उपलब्ध करवाना, ये मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक जीता जागता सबूत है। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही के अंदर CSIR NGRI ने एक और जबरदस्त खोज की है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों, यूपी के प्रयागराज के संगम तट पर जहां हम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन की बात करते हैं, वहां वैज्ञानिकों ने एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार GPR का उपयोग किया है।
उन्हें जमीन से 45 मीटर नीचे एक विशालकाय पुरानी नदी प्रणाली मिली है जो विंध्य फॉर्मेशन से होते हुए गंगा और यमुना के बेसिन से जुड़ी हुई है। ये खोज चीख चीख करके बता रही है कि हमारे पूर्वजों ने जब त्रिवेणी संगम की बात की थी तो वो कोई आध्यात्मिक कहानी नहीं सुना रहे थे, उन्हें इस अंडरग्राउंड हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम की सटीक जानकारी थी। दोस्तों, महाभारत में वर्णन आता है कि बलराम अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान सरस्वती के किनारे किनारे चलते हैं, जहां नदी दिखती है और कहीं विंशन नामक स्थान पर अचानक से वो गायब हो जाती है। आज का मॉडर्न साइंस भी ठीक यही कह रहा है कि सूखने की प्रोसेस के दौरान नदी जगह जगह जमीन के नीचे चली गई थी। ये दुनिया के इतिहास का शायद पहला और सबसे अनोखा मामला है जहां 5000 साल पुरानी एक कविता या श्लोक को 21वीं सदी का सैटेलाइट और न्यूक्लियर साइंस 100% एक्यूरेट साबित कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी खोज ने दुनिया भर के थिंकर्स और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट को एक क्लियर मैसेज दे दिया है। भारत अब वो देश नहीं रहा जो पश्चिमी इतिहासकारों के लिखे गए नैरेटिव को आंख बंद करके स्वीकार कर लेता है। भारत सरकार के विजन में ये बात बहुत साफ है कि एक सशक्त राष्ट्र को अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने रिसोर्सेज के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जब आप अपने इतिहास को साइंटिफिक एविडेंस के साथ में बैक करते हैं तो आपकी ग्लोबल पोजिशनिंग के अंदर एक एग्रेसिव कॉन्फिडेंस आता है। दोस्तों, आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज की वार्निंग दे रही है तो भारत दुनिया को दिखा रहा है कि देखो, हमारे पास में 4000 साल पहले क्लाइमेट चेंज से हुए विनाश का पूरा साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल डेटा मौजूद है। दोस्तों, हम सरस्वती नदी के मॉड्यूल से दुनिया को सिखा रहे हैं कि कैसे प्राचीन पैलियो चैनल्स का इस्तेमाल करके वाटर स्कर्सिटी से लड़ा जा सकता है। सरस्वती नदी अब कोई लॉस्ट रिवर नहीं है, ये एक डिस्कवर्ड रिवर है। ये एक जीता जागता साइंटिफिक प्रोजेक्ट है। सरकार के पास में साफ डेटा है, इसरो के पास में सटीक मैप है और डीआरडीओ के पास में इस पूरे डिफेंस यूज में लाने की टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों, आप भी इस मामले में कमेंट करके बताइए, आप इस सरस्वती नदी को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं और इसको लेकर के आप पहले से क्या कुछ जानकारी रखते थे। नमस्कार दोस्तों।